Hello everyone, welcome back to the class. Today we will continue our last lecture of community health nursing. First question is example of tertiary prevention is, as I priorly told you, there are three types of prevention: primary prevention, secondary prevention and tertiary prevention. जो प्राइमरी प्रिवेंशन होगा उसमें बताया था कि किसी भी डिजीज का होने से पहले जो भी हम मेजर्स करते हैं ताकि वो डिजीज है वो ना हो, वो सब काउंट होंगे प्राइमरी प्रिवेंशन में। जैसे कि इम्यूनाइजेशन हो गया, एजुकेशन हो गया, एक्सरसाइजेज हो गई। और सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या क्या काउंट होगा, लाइक अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट, कि डिजीज की कंडीशन है हो गई है बट उसको हम जितना जल्दी हो सके उसको डायग्नोज करेंगे, देन उसका ट्रीटमेंट करेंगे। एंड टर्सरी प्रिवेंशन में क्या चीज़ें होती हैं कि डिजीज हो गई है, उसका डायग्नोसिस भी हो गया है, इवन उसका ट्रीटमेंट भी स्टार्ट हो गया है, लेकिन उसकी जो फर्दर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं हम उनको प्रिवेंट करने के लिए जो भी मेजर्स करते हैं ऑल कम्स अंडर द टर्सरी प्रिवेंशन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ टर्सरी प्रिवेंशन इज, ऑप्शंस हैं इम्यूनाइजेशन, अर्ली डायग्नोसिस, प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। तो राइट आंसर होगा रिहेबिलिटेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पर्पस ऑफ ग्राम स्वास्थ्य योजना इंक्लूड्स। जो ग्राम स्वास्थ्य योजना है उसके पर्पस में क्या क्या इंक्लूड होता है। ऑप्शंस हैं टी रिड्यूस IMR एंड MMR। सेकंड ऑप्शन इज टू एनकरेज डेथ एंड बर्थ रजिस्ट्रेशंस। नेक्स्ट ऑप्शन इज to prevent marriages in early age and all of these, कि जो IMR है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है और जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है उसको रिड्यूस करना, जो डेथ और बर्थ के रजिस्ट्रेशंस हैं उनको करवाने के लिए जो भी पीपल्स हैं उनको एनकरेज करना, और जो अर्ली एज में जो मैरिजेज होती हैं उनको प्रिवेंट करना। तो ग्राम स्वास्थ्य योजना जो कि आई थी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंडर में, जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन था उसके अंडर में योजना आई थी ग्राम स्वास्थ्य योजना, वो ये सब चीजें इंक्लूड करती है। तो राइट ऑप्शन होगा हमारा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर जननी सुरक्षा योजना in urban area a mother who delivered in government hospital is paid rupees, कि जो जननी सुरक्षा योजना है उसके अंडर में अगर एक मदर है वो अपना बेबी अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डिलीवर करती है तो उसको कितने रुपए की सहायता राशि मिलेगी। ऑप्शंस हैं 1400, नेक्स्ट इज 1000, 800 एंड 1600। तो राइट आंसर होगा 1000। अंडर जननी सुरक्षा योजना के तहत अगर अर्बन एरिया शहरी एरिया में अगर कोई माँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बच्चे को जन्म दे रही है तो उसे सहायता रूप में 1000 रुपये प्राप्त होंगे। अगर बात की जाए सेम कि ये तो हो गया अर्बन एरिया की बात, अगर रूरल एरिया में बात की जाए तो रूरल एरिया में मदर को मिलेंगे 1400 रुपीज़। एंड इवन जो आशा वर्कर होती हैं उनको रूरल एरिया में तो मिलेंगे 600 रुपीज़ और अर्बन एरिया में मिलेंगे 200 रुपीज़। तो ओवरऑल अगर एक अर्बन एरिया में मदर डिलीवर कर रही है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बच्चे को तो ओवरऑल 1200 रुपीज़ मिलेंगे, 1000 मदर को एंड 200 आशा वर्कर को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हेल्थ पर्सोनल विच एक्ट ए लिंक बिटवीन ANM एंड आंगनवाड़ी वर्कर, कि कौन सा हेल्थ पर्सोनल होता है जो कि ANM और आंगनवाड़ी वर्कर के बीच में एक लिंक का कार्य करता है। ऑप्शंस हैं LHV की हम बात करें फुल फॉर्म की
कि LHV होता क्या है। जो लेडी हेल्थ विजिटर्स होते हैं LHV। आशा, बहुत बार एग्जाम में आशा की फुल फॉर्म आई होती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। आशा का फुल फॉर्म होता है एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। नेक्स्ट है PHN, इसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक हेल्थ नर्स। एंड लास्ट वन इज हेल्थ गाइड। तो जो हेल्थ पर्सोनल, जो आशा, आंगनवाड़ी वर्कर और ANM के बीच में लिंक का कार्य करेगी, वो कौन होगी? आशा, एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर NRHM, वन आशा कवर्स द पॉपुलेशन ऑफ, कि जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है उसके अंडर में जो आशा होगी, एक आशा कितनी पॉपुलेशन कवर करेगी? ऑप्शंस हैं 500, 1000, 2000 एंड 4000। तो राइट आंसर होगा 1000। एक आशा 1000 लोगों के ऊपर काम करेगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फॉलोइंग विच इज द टारगेट ऑफ नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, कि जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है या योजना है, उसका मेन टारगेट क्या है? ऑप्शंस हैं टू डिक्रीज MMR, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। नेक्स्ट ऑप्शन इज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ बोथ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, 100% इम्यूनाइजेशन कवरेज एंड ऑल ऑफ दिस। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दिस। जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंडर में टारगेट होगा वो होगा कि जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है उसको भी कम करना, जो कि कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं उनको प्रिवेंट भी करना और इवन उनको कंट्रोल भी करना, एंड 100% इम्यूनाइजेशन भी। तो राइट आंसर तो है ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल रूरल हेल्थ मिशन वाज स्टार्टेड इन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शंस हैं अप्रैल 2007, अप्रैल 2002, अप्रैल 2005 एंड लास्ट ऑप्शन इज सितंबर 2005। तो राइट आंसर है अप्रैल 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एडवांटेज ऑफ इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस? ऑप्शंस हैं रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट, simplicity of insertion, can be used if pregnancy is suspected, no metabolic side effect। इन्होंने पूछा है कि इनमें से इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस जो यूज़ करते हैं उसकी एडवांटेज कौन सी नहीं है? तो राइट आंसर होगा कैन बी यूज्ड इफ प्रेगनेंसी इज सस्पेक्टेड, कि हम उसको अगर प्रेगनेंसी का सस्पेक्शन है कि प्रेगनेंसी है भी या नहीं भी, तो हम उस टाइम पे यूज करेंगे। तो नॉर्मली हम इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस किस लिए यूज करते हैं? टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, कि प्रेगनेंसी ना हो। तो हम कैन बी यूज्ड इन प्रेगनेंसी इज सस्पेक्टेड, तो हम इस केस में यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चिकनगुनिया फीवर इज, जो चिकनगुनिया का फीवर है वो है, ऑप्शंस है बैक्टीरिया बोर्न डिजीज है, नेक्स्ट इज वायरल बोर्न डिजीज है, एंड प्रोटोजोअल डिजीज है, या फंगल इन्फेक्शन है। तो राइट आंसर होगा वायरल बोर्न डिजीज है। जो चिकनगुनिया फीवर है वो एक वायरल डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चिकनगुनिया फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय, ऑप्शंस हैं प्लाज्मोडियम, एडिस इजिप्टी, नेक्स्ट ऑप्शन इज डॉग बाइट, एंड लास्ट वन इज हाउस फ्लाई। राइट आंसर इज एडिस इजिप्टी।
जो चिकनगुनिया फीवर है वो मेनली जो मॉस्किटोज हैं वो ट्रांसमिट करते हैं। तो मेनली जो एडिस एजिप्टी हैं एंड एडिस एल्बोपिक्टस, दो मॉस्किटोज हैं जो मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं चिकनगुनिया फीवर के ट्रांसमिशन में, एडिस एजिप्टी एंड एडिस एल्बोपिक्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेम्परेचर ऑफ हॉट एयर ओवन इज अबाउट, कि कोई हॉट एयर ओवन है उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए। ऑप्शंस हैं 100 डिग्री सेल्सियस, 120 डिग्री सेल्सियस, 160 डिग्री सेल्सियस एंड 220 डिग्री सेल्सियस। तो राइट आंसर होगा 160 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज हैज़ द शॉर्टेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड, कि कौन सी ऐसी डिजीज है जिसका इंक्यूबेशन पीरियड है वो शॉर्ट है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, जैसा कि हमने कल लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि किसी डिजीज के कांटेक्ट में आने के बाद जब तक सिम्टम्स अपीयर नहीं होते हैं, जो बीच का टाइम पीरियड होते हैं, हम उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो ऑप्शंस हैं मीजल्स, कोलेरा, स्टेफाइलोकोकस फूड पॉइजनिंग, साल्मोनेला फूड पॉइजनिंग। राइट आंसर है स्टेफाइलोकोकस फूड पॉइजनिंग। जो स्टेफाइलोकोकस है जो कि फूड पॉइजनिंग कोज करता है उसका इंक्यूबेशन पीरियड है वो शॉर्टेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द फॉलोइंग विच इज नॉट ए केमिकल डिसइंफेक्टेंट, कि इनमें से ऐसा कौन सा है कि जो केमिकल डिसइंफेक्टेंट नहीं है। ऑप्शंस हैं फिनोल, क्रीसोल, फॉर्मेलिन एंड सोडियम। तो राइट आंसर होगा जो सोडियम है वो एक केमिकल डिसइंफेक्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर contraindications फॉर गिविंग ए लाइव एटेन्यूएटेड वायरल वैक्सीन एक्सेप्ट, कि इनमें से जो लाइव एटेन्यूएटेड हम वैक्सीन देते हैं वायरल, उसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन कौन सी है सिवाय इसके। इन्होंने बहुत सारी दी हुई हैं लेकिन एक रॉन्ग आंसर है कि वो कौन सी नहीं है। हम किस कंडीशन में नॉर्मली कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं, लेकिन एक कंडीशन ऐसी है जिसमें हम दे देते हैं। ऑप्शंस हैं इम्यूनोसप्रेसिव डिसऑर्डर्स, नेक्स्ट है करंट फेब्राइल इलनेस, देन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अनदर लाइव वैक्सीन एंड प्रेगनेंसी। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन की कंडीशन में कि हम कब नहीं देते हैं, तो कोई भी इम्यूनोसप्रेसिव डिसऑर्डर है हम नहीं देंगे, प्रेगनेंसी है नहीं देंगे, करंट फेब्राइल इलनेस है हम उस कंडीशन में भी लाइव एटेन्यूएटेड वायरल वैक्सीन नहीं देंगे। लेकिन इन केस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अनदर लाइव वैक्सीन, कि हमें कोई अलग से लाइव वैक्सीन एडमिनिस्टर करनी है, तो उस केस में ये एक कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचुरल डिसइंफेक्टेंट इज, ऑप्शंस दिए हुए हैं सनलाइट, बर्निंग, बॉइलिंग एंड फिनोल। नेचुरल डिसइंफेक्टेंट पूछा है तो सनलाइट है वो एक नेचुरल डिसइंफेक्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेग्री बॉडीज आर सीन इन, ऑप्शंस हैं रेबीज, HIV एंसेफेलाइटिस, ट्यूबरक्लोसिस, हर्प्स एंसेफेलाइटिस। राइट आंसर है रेबीज। तो जो नेग्री बॉडीज हैं वो रेबीज के केस में पाई जाती हैं। नेग्री बॉडीज होती क्या हैं, राउंड एंड ओवल इंक्लूजन विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ नर्व सेल। जो हमारी नर्व सेल होती हैं उनके जो साइटोप्लाज्म में राउंड एंड ओवल शेप के इंक्लूजन्स पाए जाते हैं। ये किन में मिलेंगे, जो एनिमल इन्फेक्टेड होगा रेबीज से। तो मेनली नेग्री बॉडीज पाई जाती हैं रेबीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग
IV fluid is best for treating a severe case of cholera. कि एक सीवियर केस है कोलेरा का, उसमें कौन सा जो IV फ्लूइड है, इंट्रावीनस जो फ्लूइड हम एडमिनिस्टर करते हैं वो बेस्ट है। तो नॉर्मली हम बात करेंगे कि जो ऑप्शंस हैं, फर्स्ट है नॉर्मल सेलाइन, देन ऑप्शन बी इज रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन, ऑप्शन सी इज 5% डेक्सट्रोज सॉल्यूशन, ऑप्शन डी इज 10% डेक्सट्रोज सॉल्यूशन। तो कि जो है रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन है वो कोलेरा के केस में बेनिफिशियल है, क्योंकि कोलेरा की जो कंडीशन होती है उसमें जो भी पेशेंट है उसको सीवियरली डायरिया एंड डिहाइड्रेशन की कंडीशन हो जाती हैं, और जो कोलेरा है वो एक बैक्टीरियल डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्टियस डिजीज फ्रॉम मदर टू फीटस इज नोन एज, कि मदर से फीटस को ट्रांसमिट होने वाला इन्फेक्शन क्या कहलाएगा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन पूछा है इन्होंने, कि ऑप्शन है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, देन व्हीकल बोर्न इन्फेक्शन, फोमाइट बोर्न इन्फेक्शन एंड वर्टिकल ट्रांसमिशन। तो राइट आंसर होगा वर्टिकल ट्रांसमिशन, क्योंकि मदर से फीटस को ट्रांसमिट हो रहा है। अगर बात की जाए कि व्हीकल बोर्न है वो क्या होगा, व्हीकल बोर्न ट्रांसमिशन होता है कि कुछ आर्टिकल्स के थ्रू, लाइक नाइफ हो गया, सीजर हो गया, या नीडल्स हैं उनके थ्रू, मतलब नॉन लिविंग जो भी चीज़ें हैं, कोई इन्फेक्टियस क्यूजेटिव एजेंट है नॉन लिविंग चीज़ों पर है और वहाँ से वो बॉडी के अंदर ट्रांसमिट हो रहा है, तो उसे बोलेंगे हम व्हीकल बोर्न है। और ड्रॉपलेट हो गया, लाइक कफिंग है, स्नीजिंग है, उसके थ्रू जो भी ड्रॉपलेट्स बाहर आ रहे हैं उनसे ट्रांसमिट होना। और जो है फोमाइट बोर्न हो गया, कि जो भी इन्फेक्टियस एजेंट होते हैं वो कैरी करते हैं इन्फेक्शन को और स्प्रेड करते हैं डिजीज को। तो मदर से फीटस को जा रहा है तो वो वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन इन विच डिजीज आर ट्रांसमिटेड ड्यू टू कफिंग, स्नीजिंग और टॉकिंग ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। तो अभी हमने जैसे बताया कि इन्होंने बोला है कि कफिंग से, स्नीजिंग से और जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उससे बात करने से भी अगर कोई डिजीज है वो ट्रांसमिट हो रही है, तो इस टाइप के मोड ऑफ ट्रांसमिशन को हम क्या बोलेंगे। ऑप्शंस हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ट्रांसप्लेसेंटल, इनोकुलेशन इनटू स्किन और म्यूकोजा एंड वेक्टर बोर्न ट्रांसमिशन। तो राइट आंसर क्या होगा, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, की कफिंग और स्नीजिंग के दौरान जो भी ड्रॉपलेट्स आ रही हैं उनके थ्रू जो इन्फेक्शन है वो ट्रांसमिट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फॉलोइंग विच इज नॉट ए डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, कि जो कम्युनिकेबल डिजीज को ट्रांसमिट करने का डायरेक्ट मोड नहीं है। एग्जाम्पल हैं, ऑप्शंस हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ट्रांसप्लेसेंटल, इनोक्लूजन इनटू स्किन और म्यूकोजा एंड वेक्टर बोर्न ट्रांसमिशन। तो इन्होंने क्या कहा, डायरेक्ट मोड नहीं है। तो जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, ट्रांसप्लेसेंटल है, इनोकुलेशन इनटू स्किन और म्यूकोजा, ये सभी डायरेक्ट मोड हैं, लेकिन जो वेक्टर बोर्न ट्रांसमिशन है वो नॉन डायरेक्ट ट्रांसमिशन है कम्युनिकेबल डिजीज का। तो राइट आंसर हमारा होगा वेक्टर बोर्न ट्रांसमिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए पर्सन हु हार्बर्स द डिजीज isn't without having any outward sign and symptom is known as। पूछा गया है कि एक पर्सन है जो कि डिजीज एजेंट है, मतलब किसी डिजीज के कॉन्टेक्ट में आ गया है, विदाउट हैविंग एनी आउटवर्ड साइन एंड सिम्टम, लेकिन जो साइन सिम्टम होते हैं उस डिजीज के वो अभी तक शो नहीं हुए हैं। तो ऐसी कंडीशंस को हम क्या बोलेंगे, तो उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे। ऑप्शंस हैं पेशेंट, कैरियर, आइसोलेशन एंड वेक्टर।
तो राइट आंसर होगा हमारा कैरियर, क्योंकि वो अभी ट्रांसमिट कर सकता है, अभी उसके अंदर जो डिजीज है उसके एजेंट प्रेजेंट हैं, बट अभी तक साइन सिम्टम्स नहीं हुए हैं। अगर साइन सिम्टम शो हो जाएंगे तो हम उसको बोलेंगे पेशेंट, बट जब तक उसको आउटवर्ड साइन सिम्टम नहीं शो हुए हैं तब तक हम उसको बोलेंगे कैरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एपिडेमिक विच स्प्रेड द कंट्री टू कंट्री और ओवर द वर्ल्ड इज नोन एज, कि कोई डिजीज का स्प्रेड है फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, देश से देश तक, और इवन पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में अगर कोई डिजीज स्प्रेड हो गई है तो हम उसे क्या बोलेंगे? ऑप्शंस हैं एपिडेमिक, एंडेमिक एंड पेंडेमिक। तो इसका राइट आंसर तो आई होप आप सबको पता होगा, क्योंकि अभी पीछे बहुत कॉमन था कि लाइक कोरोना की वर्ल्ड वाइड डिजीज थी, तो हमने इसको क्या बोला था कि ये एक पेंडेमिक सिचुएशन है, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड पर स्प्रेड हो चुकी है। तो हमारा राइट आंसर होगा पेंडेमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कांस्टेंट प्रेशर ऑफ डिजीज विद इन ए जियोग्राफिकल एरिया इज नोन एज, कि कोई डिजीज है किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट है, उस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे? एपिडेमिक, एंडेमिक, पेंडेमिक एंड आइसोलेशन। तो ऐसी सिचुएशन को हम बोलेंगे एंडेमिक, कि एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया उन्होंने बता दिया है कि उसमें वो फैली हुई है, एक डिजीज है वो कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया के अंदर, तो हम उसे बोलेंगे एंडेमिक। की और बात की जाए एपिडेमिक की, तो एपिडेमिक होता है ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल और एनिमल्स सफरिंग फ्रॉम द सेम डिजीज एट द सेम टाइम, कि बहुत सारे लोग या एनिमल्स किसी पर्टिकुलर डिजीज से सेम टाइम में सफर्ड कर रहे हैं। मतलब अगर शॉर्ट में बोला जाए कि कोई डिजीज है वो किसी एरिया के अंदर, उसमें सभी इंसान भी, इवन एनिमल्स भी सेम टाइम में सेम डिजीज से सफर कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन को बोलेंगे हम एपिडेमिक। और बात की जाए एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया की, तो हम उसे बोलेंगे एंडेमिक। पेंडेमिक होता है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई डिजीज स्प्रेड है, और आइसोलेशन होता है कि पेशेंट है जो उसको डिजीज हो गई है और दूसरों को स्प्रेड करने के चांसेस हैं, तो हम उसे अलग रखेंगे, आइसोलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेज ऑफ डिजीज इन विच पेशेंट कंप्लीटली रिकवर फ्रॉम द डिजीज इज, कि कोई स्टेज है जिसमें पेशेंट है किसी डिजीज से कंप्लीटली रिकवर कर गया है, तो उस स्टेज को हम क्या बोलेंगे? इंक्यूबेशन पीरियड, फास्टिजियम, डिफर्विसेंस एंड डिफेक्शंस। तो इसको बोलेंगे हम डिफेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज effect of noise pollution include deafness, inability to concentrate, disturbance to sleep and all of these, कि नॉइज पोल्यूशन जो है, साउंड पोल्यूशन, उसको वो किस किस चीज़ को अफेक्ट कर रहा है, क्या क्या इंक्लूड होगा उसमें? डिफिनेस जो बहरापन है, इनएबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट हम किसी चीज़ पर ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, डिस्टर्बेंस टू स्लीप कि जो हमारा स्लीप है वो डिस्टर्ब हो रहा है, तो नॉइज पोल्यूशन की वजह से ये सब चीज़ें होंगी। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन गोबी ऑफ यूनिसेफ जी रेफर्स टू, ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है। तो अगर बात की जाए गोबी की, कि जो गोबी दिया है उसकी फुल फॉर्म क्या होगी, तो यहाँ पर जो जी है वो क्या डिनोट करेगा? तो ऑप्शंस में जाएं तो सबसे पहले है ग्रोविंग पीरियड, देन जीनियस, देन ग्रोथ रिटार्डेशन एंड ग्रोथ चार्ट।
तो राइट आंसर है हमारा ग्रोथ चार्ट। जो जी है वो डिनोट करेगा ग्रोथ चार्ट को। बाकी बात करें हम, जी तो डिनोट करेगा ग्रोथ चार्ट को, ओ डिनोट करेगा ओरल रिहाइड्रेशन को। आप नोट डाउन कर सकते हैं, जी करेगा ग्रोथ चार्ट को, ओ करेगा ओरल रिहाइड्रेशन को, बी करेगा ब्रेस्ट फीडिंग एंड आई डिनोट करता है इम्यूनाइजेशन को। मैं रिपीट कर देती हूँ, जी करता है डिनोट ग्रोथ चार्ट को या ग्रोथ मॉनिटरिंग को, ओ करता है ओरल रिहाइड्रेशन को, बी डिनोट करता है ब्रेस्ट फीडिंग को एंड आई डिनोट करता है इम्यूनाइजेशन को। और अगर हम बात करें यूनिसेफ की, तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन फॉलोइंग विच इज नॉट ए न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में ऐसा कौन सा है जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से नहीं होती है डिजीज कंडीशन। ऑप्शंस हैं मरासमस, क्वाशियोरकर, कोलीलिथियासिस एंड स्कर्वी। तो हमें पता है जो मरासमस है एंड क्वाशियोरकर है ये बोथ डिजीज है, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन। एंड जो स्कर्वी होता है वो विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। लेकिन जो कोलियोलिथेसिस है, जो गॉल ब्लैडर में जो स्टोन हो जाता है, वो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से नहीं होता है। तो हमारा राइट आंसर होगा कोलिलिथाइसिस। Our next question is, Montex test is done to diagnose। जो Montex टेस्ट होता है वो कौन सी डिजीज के डायग्नोस के लिए हम लोग यूज करते हैं। ऑप्शंस हैं लेप्रोसी, डिप्थीरिया, ट्यूबरक्लोसिस एंड पोलियोमाइलिटिस। तो राइट आंसर होगा ट्यूबरक्लोसिस। हम ट्यूबरक्लोसिस के केस में मोन्टेक्स टेस्ट यूज करते हैं डायग्नोस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज बोर्न ऑन। कि जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है वो उनका जन्म कब हुआ था। ऑप्शंस हैं 12 मई 1820, 12 जून 1822 एंड 30 मई 1820 एंड 12 मई 1920। तो हमारा राइट आंसर होगा 12 मई 1820। 12 मई को ही हम नर्सिंग डे सेलिब्रेट करते हैं। और अगर बात की जाए कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल कहाँ से थी, तो शी इज बोर्न इन इटली। तो उन्होंने अपनी सर्विसेज कहाँ दी थी, जर्मनी में। एंड अगर बात की जाए कि उनकी डेथ कब हुई थी, तो वो हुई थी 13 अगस्त 1910 में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल पे क्वेश्चन आता है तो आप इसको एक बार ध्यान से देखें कि उनका जन्म हुआ था 12 मई 1820 में। उनकी मृत्यु हुई थी 13 अगस्त 1910 में। और वो कौन से देश से थी, इटली से थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO वाज फॉर्म्ड इन। जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है वो कब फॉर्म हुई थी। ऑप्शंस हैं 1946, 1945, 1948, 1950। तो राइट आंसर है 1945। जो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है वो 1945 में एस्टेब्लिश हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यूनिसेफ वाज एस्टेब्लिश्ड इन। ऑप्शंस हैं 1946, 1945 एंड 1948 एंड 1950। तो यूनिसेफ फॉर्म हुई थी 1946 में।
और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में एंड FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है रोम, इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नीति आयोग एस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन। जो नीति आयोग है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब बनाया था? ऑप्शंस हैं 1 जुलाई 2015, 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2014 एंड 2 अक्टूबर 2015। तो राइट आंसर है 1 जनवरी 2015। अगर बात की जाए नीति आयोग में, नीति क्या डिनोट करता है? तो नीति करता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन आंगनवाड़ी वर्कर इज अपॉइंटेड ओवर ए पॉपुलेशन ऑफ। कि एक आंगनवाड़ी वर्कर है वो कितनी पॉपुलेशन के ऊपर काम करेगी? ऑप्शन है 500, 1000, 2000 एंड नेक्स्ट ऑप्शन इज ओवर 5000 पॉपुलेशन। तो राइट आंसर इज ओवर 1000 पॉपुलेशन। तो एक आंगनवाड़ी वर्कर है वो 1000 पॉपुलेशन के ऊपर वर्क करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेयरमैन ऑफ हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमिटी वाज। इन्होंने पूछा है जो हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी है उसका चेयरपर्सन कौन है, चेयरमैन कौन है? तो ऑप्शंस हैं सर जोसेफ बोर, देन डॉक्टर AL मुडलियर एंड करतार सिंह, लास्ट ऑप्शन इज श्रीवास्तवा। तो ये जो भी कमेटीज आई थी उनके चेयरपर्सन है। तो इन्होंने पूछा है हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी का चेयरमैन, तो वो हैं डॉक्टर AL मुडलियर। तो जो मुडलियर कमेटी के आई थी उसके अंडर में कवर हुआ था हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग। तो चेयरमैन है डॉक्टर AL मुडलियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेयरमैन ऑफ हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी वाज। अभी तक उन्होंने पूछा था हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी, थोड़ा सा डिफरेंस है। नेक्स्ट है हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी, यहाँ पर डेवलपमेंट है। ऑप्शन है सर जोसेफ बोर, डॉक्टर AL मुडलियर, करतार सिंह एंड श्रीवास्तवा। तो राइट आंसर है सर जोसेफ बोर। थोड़ा सा डिफरेंस है बट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आई होप आज के क्वेश्चंस भी आपको अच्छे लगे होंगे। अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें कि आपको क्लास कैसी लगी और आप आगे फर्दर और कौन से सब्जेक्ट के ऊपर क्लासेस चाहते हैं। थैंक यू।